सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं AIB 21 जो एग्ज़ाम आपका जून में होने वाला है। डेट आ चुकी है कि 7 जून से आपका एग्ज़ाम 7 जून को कंडक्ट किया जाएगा। तो आइए आज से हम पढ़ते हैं, एक सीरीज स्टार्ट करते हैं जिसमें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट 500 प्लस क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। तो इस चैनल पे आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जो आपको आपके AIB 21 एग्ज़ाम को अच्छे मार्क्स से क्रैक करने के लिए हेल्पफुल होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो दिया हुआ है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मोटिवेटेड फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो इसमें क्या पूछा गया है कि एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स है, तो उसके लिए आर्टिकल जो है 301 से 307 का कॉन्सेप्ट है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी स्टेट्स के बीच जो फ्री ट्रेड और मूवमेंट ऑफ गुड्स का प्रोविजन दिया जाता है, वही आइडिया इंडिया ने अडॉप्ट किया है ताकि इसके लिए जैसे कि एक सिंगल जो है नेशनल मार्केट बन जाए, स्टेट जो है आपस में अननेसेसरी जो टैक्सेस या बैरियर्स ना लगाए, इसके अलावा पूरे देश में ट्रेड स्मूथली हो सके। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम। तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि ये जो इंस्पायर हुआ है ये ऑस्ट्रेलिया के प्रोविजन से इंस्पायर हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर, जस्ट सेकेंड, तो ऑप्शन नंबर बी है, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ऑस्ट्रेलिया विल बी द करेक्ट आंसर। तो सबको समझ आया? तो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिट इज इशूड टू एनफोर्स द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटीज बाय द अथॉरिटी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हमको दिए गए हैं, मैंडेमस, क्वो वारंटो और सेटियोररी और प्रोहिबिशन। तो इसमें क्या बताया जाता है कि जैसे मैंडेमस है, ये रिट कोर्ट तब इशू करती है जब कोई पब्लिक अथॉरिटी अपना लीगल या पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म नहीं करती। कोर्ट उस अथॉरिटी को ऑर्डर देती है कि वो अपना जो फर्ज है वो प्रॉपरली अदा करे। तो बाकी जो ऑप्शंस का मतलब होता है, यानी कि यहाँ पे दिया गया है, पहला ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन बी है क्वो वारंटो। तो इसमें क्या बताता है कि किसी भी व्यक्ति से पूछा जाता है कि वो किस अथॉरिटी से पब्लिक ऑफिस जो होल्ड कर रही है, तो वो उस व्यक्ति से पूछा जाता है। सेकंड ऑप्शन दिया जा रहा है सर्टियोररी। तो इसका मतलब क्या होता है कि हायर कोर्ट जो लोअर कोर्ट के ऑर्डर को कैंसिल कर सकती है। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ दिया गया है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन वैसे भी हमें पता है उसका मतलब होता है नॉर्मल लैंग्वेज में प्रोहिबिट करना, किसी चीज में रोकथाम लगाना। तो यहाँ पर ये इसका मतलब है, स्टैंड करता है कि हायर कोर्ट लोअर कोर्ट के केस को सुनने से रोक देती है। तो जो करेक्ट आंसर होता है इसमें, करेक्ट आंसर जो है वो है आपका मैंडेमस। ओके, तो राइट आंसर विल बी, नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। यहाँ पे राइट आंसर दिया गया है मैंडेमस, आपका आंसर होगा जिसको हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें समझ आया है, यहाँ पे करेक्ट आंसर मार्क कर लीजिए, दैट विल बी आंसर ऑप्शन इज ए। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग Constitutional Amendment Act had made the provision for publishing Hindi translation of the Constitution। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कि कौन से इनमें से दिए हुए जो ऑप्शंस यहाँ 4 दिए हुए हैं, इनमें से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है उसमें प्रोविजंस किसमें लगाए गए हैं पब्लिशिंग करने के लिए, हिंदी ट्रांसलेशन इन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। तो इसमें आपको दिया गया है 52nd अमेंडमेंट, 54th अमेंडमेंट, 56th अमेंडमेंट एंड 58। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें आपको जो है
ऑप्शन में देखना है कि जो हम देखते हैं ऑप्शंस को लेके चलते हैं इसमें, जैसे कि 58 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था ये 1987 में हुआ था। तो इसमें प्रेसिडेंट को अथॉरिटी दी कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो ऑफिशियल हिंदी ट्रांसलेशन पब्लिश किया जा सके। इस अमेंडमेंट का पर्पस था कि मेन कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी वर्जन भी ऑफिशियल और लीगली जो है वैलिड किया जाए। ठीक है, तो इसके अलावा तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज 58 जो है अमेंडमेंट जो लगाया गया है ये डिफाइन करता है हमारे इसको कॉन्स्टिट्यूशन को, कि इसमें जो प्रेसिडेंट ने दिया था कि अथॉरिटी दी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन का ऑफिशियल हिंदी ट्रांसलेशन जो है पब्लिश किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक होप आई होप कि यहाँ तक सबको सब समझ आया होगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ये कहाँ से आ गया, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लैंडमार्क जजमेंट ऑन द कलरेबल लेजिस्लेशन। क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा जजमेंट है जिसमें लैंडमार्क जजमेंट दिया गया है कलरेबल लेजिस्लेशन के बारे में। तो यहाँ 4 ऑप्शंस हैं, देखिए एक बार क्या ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे 4। तो पहले जानते हैं कि जो कलरेबल लेजिस्लेशन होता है उसका मतलब क्या होता है। कलरेबल जो लेजिस्लेशन होता है उसका मतलब होता है कि लेजिस्लेचर डायरेक्टली जो है जो काम नहीं कर सकती वो इनडायरेक्टली करने की कोशिश करे। तो इसमें जो फर्स्ट है, जैसे ऑप्शन दिया गया है कि स्टेट ऑफ बिहार एक है वर्सेस कामेश्वर सिंह का जो केस है ये 1952 में हुआ था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस डॉक्ट्राइन को क्लियरली एक्सप्लेन किया था और कोर्ट ने कहा कि जो काम सीधे नहीं किया जा सकता वो घुमा फिरा के जो है वो किया जा सकता है। तो इसलिए ये केस कलरेबल लेजिस्लेशन पर लैंडमार्क जजमेंट माना जाता है। ठीक है, समझ आया यहाँ पर कि कलरेबल लेजिस्लेशन का क्या मतलब है और कौन सा इसमें जो जजमेंट आया था वो इससे रिलेट करता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए, ये है स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, क्या आंसर दिया हुआ है। तो हमारा आंसर सही था, लॉक किया जाए ये आंसर। ठीक है, होपफुली 4 आंसर्स 4 क्वेश्चंस क्लियरली समझ आए हैं, वेल एक्सप्लेन किया गया है। कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ भी सकते हो कमेंट करके हमारे चैनल पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड इन लाइट ऑफ द एडवाइजरी ओपिनियन रिसीव्ड इन द री बेरुबरी केस। तो ये क्या पूछा गया है कि री बेरुबरी केस में, री बेरुबरी केस में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो था वो पास किया गया था कि एडवाइजरी ओपिनियन रिसीव करने के लिए। तो इसमें क्या हम ऑप्शंस दिए गए हैं, देयर आर 4 ऑप्शंस गिवन, द कॉन्स्टिट्यूशन 4th अमेंडमेंट एक्ट 1955, द कॉन्स्टिट्यूशन 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956, ऑप्शन सी दिया गया है द कॉन्स्टिट्यूशन 9th अमेंडमेंट एक्ट 1960। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन 4th ऑप्शन है द कॉन्स्टिट्यूशन 11th अमेंडमेंट एक्ट 1961। तो इसका पहले क्वेश्चन का मतलब क्या है ये समझना होता है। तो क्वेश्चन का मतलब है कि इसमें दिया हुआ है कि री बेरुबरी केस जो 1960 में था, तो सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइजरी ओपिनियन दिया था कि इंडिया की टेरिटरी का कोई हिस्सा किसी दूसरे जो है देश, किसी दूसरे जो देश मतलब किसी दूसरे कंट्री की सॉरी को देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जरूरी होता है। इसके बाद जो है कि 9th अमेंडमेंट एक्ट जो 1960 में था वो पास किया गया जिससे इंडिया
और जो पाकिस्तान के बीच है वो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग बैरोबरी जो एरिया का एक्सचेंज पॉसिबल हो सका। तो इसलिए जो इसका आंसर सही जवाब होगा वो है 9th अमेंडमेंट एक्ट 1960। तो कौन सा आंसर मार्क किया जाए? 9th अमेंडमेंट एक्ट मींस ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी भाई लॉक किया जाए, हमारा आंसर सही है। ठीक है, आई होप ये 5 आंसर्स 5 क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे। थोड़ा थोड़ा हम इसमें आपको कॉन्सेप्ट्स भी बताते चल रहे हैं कि अगर आप ये रिकॉल करते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि आपने कोर्स पढ़ा होगा, देन ये क्वेश्चंस आप लगा रहे हैं, आप सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको ये सॉल्यूशंस के साथ कुछ कुछ चीजें जो है रिकॉल भी होती रहे कि आपके रिवीजन में ये हेल्पफुल होगा। करेक्ट। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6? तो क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन of the Constitution of India is relevant for solving questions of repugnancy between its central law and a state law। तो इसमें पूछा गया है 4 आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, 4 है आर्टिकल 248, आर्टिकल 252, आर्टिकल 254 एंड आर्टिकल 248। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो मेनली जो है हम इसमें जाते हैं, पहले देखते हैं आर्टिकल जो है रिलेटिवली क्या होता है कि यहाँ पे आर्टिकल 254 जो है वो सेंट्रल लॉ और स्टेट लॉ के बीच जो है रिपंजेंसी जो मतलब कॉन्फ्लिक्ट है तो सॉल्व कर रहा है। ठीक है, जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सॉल्व हो रहा है स्पेशली जब दोनों कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पर बने हो। अगर सेंट्रल लॉ और स्टेट लॉ में कॉन्फ्लिक्ट हो तो नॉर्मली सेंट्रल लॉ जो है वो प्रिवेल करेगा। करेक्ट। इसके अलावा लेकिन अगर स्टेट लॉ को प्रेसिडेंट की एसेंट मिली हो, ठीक है, प्रेसिडेंट की एसेंट मिली हो तो वो उस स्टेट में वैलिड रहेगा जब तक पार्लियामेंट उसको ओवरराइड ना करे। करेक्ट। तो इसलिए सही जवाब हमारा क्या होने वाला है? तो सही जवाब हमारा होने वाला है आर्टिकल नंबर 254, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी को हमने लॉक किया। तो ये हुआ हमारा एक और आंसर सही। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 जरा पढ़िए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि पूछ रहा है कि व्हाट ट्रांजिशन पीरियड was provided in the Constitution of India for changing the official language of Union from English to Hindi। तो इसमें ऑप्शंस हैं 5 years, 10 years, 15 years, 25 years। तो क्या आंसर सही होने वाला है इसमें? एक बार क्वेश्चन गो थ्रू करिए। इसमें कहा गया है, इस क्वेश्चन में हम ये लॉजिक के देंगे कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल जो 343 के अकॉर्डिंग हिंदी को यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था। ठीक है, लेकिन इंग्लिश को तुरंत बंद नहीं किया गया। क्यों हुआ क्या था कि इंग्लिश को तुरंत बंद कर दिया जाएगा? तो कुछ ऐसे, क्योंकि हमारी कंट्री में बहुत सी लैंग्वेज बोली जाती हैं, तो इंग्लिश एक अंग्रेज जब आए थे तो उस टाइम पे इंग्लिश एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई गई थी। बट बाद में हमारे यहाँ हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। बट तब तक इंग्लिश इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया था कि मोस्टली जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस में आज भी इंग्लिश ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो उसका फिर क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन ने फिर 15 साल का ट्रांजिशन पीरियड मीन्स 1950, ठीक है, 1950 से 1965 तक एक वो दिया था ताकि धीरे धीरे इंग्लिश से हिंदी में जो शिफ्ट हो सके। ठीक है, सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो धीरे धीरे उसको शिफ्ट करने में ये 15 साल ले गया। तो ये ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशन ने 15 साल दिए थे उस ट्रांजिशन पीरियड के लिए। तो हम इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सामने दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, लॉक कर दिया जाए। तो ऑप्शन नंबर सी मतलब 15 साल पूरे लिए 1950 से 1965 तक। करेक्ट है, समझ आया? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज
क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, गो थ्रू करिए। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस, नीचे जितने भी केस दिए गए हैं, इट वाज हेल्ड दैट देयर कुड बी नो रिजर्वेशन ऑन ए सिंगल पोस्ट इन द कैडर। सिंगल पोस्ट इन द कैडर, क्या है इसका रिजर्वेशन का पॉइंट? आइए देखते हैं, यहाँ पे 4 केसेस दिए हुए हैं, ठीक है, 1 2 3 4 केसेस में बोला गया है। तो इसमें क्या है कि इस जो केस में जो पूछा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया था कि सिंगल पोस्ट जो है, सिंगल पोस्ट कैडर में रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। तो कोर्ट ने कहा कि अगर सिर्फ एक ही पोस्ट है तो और उस पर रिजर्वेशन दे दिया जाए तो वो भी जो है 100% रिजर्वेशन जैसा हो जाएगा, करेक्ट। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, क्योंकि 100% अगर एक ही सीट है उसको भी 100% रिजर्व कर दिया गया तो वो तो पूरा फिल ही हो जाएगा ना रिजर्वेशन सीट से, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। तो इसका जो सही जवाब है वो चक्रधर पासवान और स्टेट ऑफ बिहार, ये जो जजमेंट था इसमें इस चीज का, इस केस का क्लियर हुआ था कि जो सिंगल पोस्ट के लिए रिजर्वेशन है उसका क्या किया जाए, ठीक है। तो ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, क्या है, चक्रधर पासवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। मूव करते हैं और सॉल्यूशन हमारा ऑप्शन ए मार्क किया जाए, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक बार गो थ्रू करिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ ए वर्किंग वुमेन एट हर प्लेस ऑफ वर्क may also be considered as the violation of which of the following provision of the Constitution of India, ठीक है। ऑप्शंस में दिया है आर्टिकल 19(1)(b), आर्टिकल 19(1)(d), आर्टिकल 19(1)(e) एंड आर्टिकल 19(1)(g। तो ये दिया हुआ है, तो इसको समझने के लिए क्या करना होगा, तो आइए समझाते हैं। इसमें क्या है कि सेक्सुअल हरासमेंट जो है, जो वर्क प्लेस पे वुमेन्स को फेस करते हैं, तो उसमें क्या है कि वर्किंग वुमेन के प्रोफेशन प्रैक्टिस करने की राइट को इफेक्ट करता है। तो उसके लिए जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 19 का 1G हर सिटीजन को एक राइट देता है कि वो अपनी जो प्रोफेशन है, अपनी जो प्रोफेशन है, ऑक्यूपेशन या बिजनेस को फ्रीली प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। अगर वर्क प्लेस पर हैरेसमेंट हो रहा है, किसी वुमेन के साथ मिसबिहेव हो रहा है, तो उसके इस फंडामेंटल राइट का वायलेशन माना जाता है, ठीक है। उसका जो फंडामेंटल राइट है एक फ्रीली वर्क करने का, उसका ये वायलेशन माना जाता है। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा आर्टिकल 19(1)(g), जिसमें इस टॉपिक के बारे में बताया गया है, जो इस टॉपिक को डेडिकेट करता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये करेक्ट आंसर है, ओके। होपफुली क्वेश्चन नंबर 9 तक सबको क्लियर है, क्या बताया है, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ आपके क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, which of the following doctrine has been applied to resolve the conflict between article 25(2)(b) and 26(b) of the constitution of India, ठीक है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, कौन सा मार्क किया जाए, किस पर ताला लगाया जाए, एक बार देखिए, गो थ्रू करिए। तो इसमें क्या है कि आर्टिकल जो 25(2)(b) वो स्टेट को पावर देता है कि वो सोशल वेलफेयर और रिफॉर्म के लिए रिलीजियस प्रैक्टिसेस में इंटरफेयर कर सके, करेक्ट। इसके बाद आर्टिकल जो 26(b) का यहाँ पे जिक्र किया गया है,
इसमें रिलीजियस डिनोमिनेशंस को अपने रिलीजियस अफेयर मैनेज करने का राइट देता है। फाइन। इन दोनों आर्टिकल्स के बीच जब कॉन्फ्लिक्ट आया तो सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन अप्लाई किया। ठीक है, इस डॉक्ट्राइन का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को ऐसे इंटरप्रेट किया जाए कि दोनों का जो बैलेंस है वो इक्वली बना रहे, दोनों चीजें बैलेंस में रहें, किसी का कॉन्फ्लिक्ट ना हो और किसी एक को कंप्लीटली नलीफाई ना किया जाए। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, मतलब ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, इसको मार्क किया जाए। एक बार देख लीजिए। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि व्हाट इज द टर्म ऑफ प्रोटेक्शन फॉर ए ट्रेडमार्क इन इंडिया अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट 1999। अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट 1999 इसमें दिया है 5 इयर्स, 7 इयर्स, 10 इयर्स, 15 इयर्स। ठीक है, तो क्या होने वाला है इसका सही जवाब, आइए देखते हैं। क्या है कि ट्रेडमार्क एक्ट जो 1999 में पास हुआ था उसके अकॉर्डिंग इंडिया में एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क की प्रोटेक्शन 10 साल के लिए होती है। ठीक है, किसी भी ट्रेडमार्क को एक ट्रेडमार्क कंपनी को दे दिया गया तो वो उसमें उसका कॉपीराइट होता है, उसका प्रोटेक्शन 10 साल के लिए मान है ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के अंदर। ये रजिस्ट्रेशन हर 10 साल बाद रिन्यू किया जाता है। ठीक है, और रिन्यूअल अनलिमिटेड टाइम्स तक पॉसिबल है, जब तक ये फीस जो है पे की जाती रहे तब तक ये रिन्यूएबल पॉसिबल होता है। तो करेक्ट आंसर है, क्या मार्क किया जाए, 10 साल। करेक्ट आंसर विल बी 10 इयर्स। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि विच सेक्शन ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट 1999, ये फिर से ट्रेडमार्क का आ गया, डील्स विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क। कौन सा सेक्शन है जो ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के डील करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क? तो इसका क्या आंसर होगा, क्या किया जाए मार्क। देखिए, ट्रेडमार्क जो एक्ट है वो 1999 का सेक्शन 18 ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन से रिलेटेड होता है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है सेक्शन 11, सेक्शन 9, सेक्शन 12 एंड सेक्शन 18। तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन जो ट्रेडमार्क का प्रोप्राइटर है या होने का क्लेम करता है, मीन्स जो ट्रेडमार्क का ओनर होने का, ओनरशिप लेने का जो क्लेम कर रहा है, वो रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर होने वाला है सेक्शन नंबर 18, मतलब ऑप्शन हमारा डी जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सेक्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 क्या कह रहा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ द रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट अवार्ड अंडर द लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013। 2013 में एक लैंड एक्विजिशन एक्ट आया था, तो उसमें क्या रोल है रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट अवार्ड का। ठीक है, आइए देखते हैं, इस एक बार ऑप्शंस देख लीजिए क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे पूछा जा रहा है कि जो लैंड एक्विजिशन है उसमें रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट एक्ट जो 2013 में रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट जो RNR अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, वो बहुत, उसका जो पर्पस है सिर्फ कंपनसेशन देना नहीं होता, इसका मेन रोल होता है कि पहला कि अफेक्टेड फैमिलीज को रिहैबिलिटेट करना होता है, उनकी रिलोकेशन यानी कि पुनर्वास का अरेंजमेंट करना है। ठीक है, इसके अलावा उनका जो लाइवलीहुड का रिस्टोर करना होता है।
मीन्स उनका जो डे टू डे उनका लाइवलीहुड है उसको वापस से उनको प्रोवाइड करना है कि उसमें किसी भी तरह का इफेक्ट ना आए। तो इसलिए जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन की टू प्रोवाइड फॉर रिलोकेशन एंड लाइवलीहुड रिस्टोरेशन ऑफ इफेक्टेड फैमिली। जो फैमिलीज इफेक्ट हुई हैं उनका जो है रिलोकेशन और उनका लाइवलीहुड जो है उसको वापस से रिस्टोर करके दिया जाए। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। क्या आंसर है? करेक्ट आंसर है आंसर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या कह रहा है? गो थ्रू करिए एक बार कि which section of the Land Acquisition Act 2013 gives power to the government to acquire land। ठीक है, गवर्नमेंट को कौन सा सेक्शन है ऐसा पावर दे रहा है कि वो लैंड को एक्वायर कर सके। ठीक है, ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, सेक्शन 4, 6, 7 एंड 3। तो इसमें क्या है कि जो सेक्शन 4 सेक्शन 3 है वो क्या कह रहा है, मतलब यहाँ सेक्शन 3 पूछा गया है। सेक्शन 3 में बताया जाता है कि सिर्फ जो है डेफिनेशन बताता है वो कि लैंड का पर्सन जो है उसमें इंटरेस्टेड है या उसी से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा चीजें। ठीक है, सेक्शन 4 क्या कह रहा है? सेक्शन 4 कहता है कि सोशल इम्पैक्ट जो है, मतलब जो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है SIA, उसको पब्लिश किया जाता है सेक्शन 4 के अंदर। करेक्ट। सेक्शन 6 के अंदर क्या है कि प्रिलिमिनरी जो नोटिफिकेशन है, यही सेक्शन गवर्नमेंट को अथॉरिटी देता है कि वो लैंड को एक्वायर करने का नोटिफिकेशन इशू करे। ठीक है, और आइए ये भी जान लेते हैं कि एक सेक्शन बच रहा है हमारा 7, तो वो क्या कहता है। सेक्शन 7 जो है जो SIA की रिपोर्ट का जो है उसको अप्रेजल देता है। करेक्ट। तो यहाँ पे हमारा जो सेक्शन है जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन, उससे रिलेटेड हमारा जो करेक्ट आंसर है तो वो होने वाला है सेक्शन नंबर 6, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। मार्क कीजिए सारे बच्चे कि ऑप्शन बी हमारा सेक्शन 6 है जो गवर्नमेंट को एक पावर देता है लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 के अंदर कि वो कोई भी लैंड को एक्वायर कर सकता है। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्या कहता है ये देखिए एक बार। सेक्शन 39 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट डील्स विद, मींस सेक्शन 39 जो है वो ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है वो किससे डील कर रहा है। ऑप्शंस में एक बार गो थ्रू करिए, क्या ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, तो सेक्शन जो 39 है वो मैंडेटरी जो इंजेक्शंस है उससे डील करता है। इंजेक्शंस क्या है कि कोर्ट अपनी जो डिस्क्रिशन है से इंजेक्शन दे सकता है, ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन को रोका जा सके और जो जरूरी एक्ट्स हैं उनको परफॉर्म करने के लिए कंपल किया जा सके। ठीक है, तो जो गिवन ऑप्शंस में जो मैंडेटरी इंजंक्शंस नहीं दिया गया है तो करेक्ट आंसर जो है वो नन ऑफ द अबव होने वाला है, क्योंकि जो ये पूछा जाता है ये उसमें जाता है, यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से ऑप्शन सारे गलत होने वाले हैं। मींस रजिस्ट्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट विल नॉट बी द करेक्ट आंसर, कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी गलत है, करेक्टनेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट विल ऑल्सो बी द रॉन्ग। तो हम जो आंसर्स हैं वो अपना नन ऑफ द अबव मार्क करने वाले हैं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे जिसमें आंसर्स है ऑप्शन नंबर डी है हमारे 15 का, इसको मार्क कर लीजिए। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16? क्वेश्चन नंबर 16 पूछता है कि द अंडरटेकिंग कंटेन्ड इन ए प्रोमिसरी नोट टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी। ये क्या है कि एक प्रोमिसरी नोट जो है उसमें क्या है कि टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज, ये कंडीशनल होता है, अनकंडीशनल होता है, मे बी कंडीशनल और अनकंडीशनल डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस। ठीक है, या फिर ये सारे होते हैं। तो क्या होता है कि कंडीशनल जो है कि
उसमें क्या है, पहला ऑप्शन लेके चलते हैं कि कंडीशनल, तो ये गलत होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर कंडीशन होती तो प्रोमिसरी जो नोट है वो वैलिड ही नहीं होता। करेक्ट? तो ऑप्शन नंबर 1 जो है कंडीशनल, ये गलत होने वाला है। इसके अलावा होता है अनकंडीशनल। अनकंडीशनल क्या है? तो ये सही होगा, क्योंकि प्रोमिसरी जो नोट है का बेसिक जो रिक्वायरमेंट होता है कि प्रॉमिस जो है वो अनकंडीशनल होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट जो दिया हुआ है उसमें बोला गया है नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी में कि मे बी कंडीशनल और अनकंडीशनल, तो नहीं हो सकता क्योंकि कंडीशनल ही करेक्ट आंसर है, तो मतलब अनकंडीशनल ही करेक्ट आंसर है, तो कंडीशनल तो हो ही नहीं सकता, तो ये यहाँ पे फिट नहीं बैठेगा। इसके अलावा जो लास्ट ऑप्शन दिया है कि ऑल ऑफ द एबव, तो वो भी रॉन्ग होने वाला है, क्योंकि ऑल ऑफ द एबव भी गलत होगा। तो करेक्ट आंसर विल बी हमारा बी में अनकंडीशनल। ठीक है, जो प्रोमिसरी नोट है वो अनकंडीशनल ही होना चाहिए। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आइए देखते हैं। एक बार गो थ्रू करिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि हु आर द पार्टनर्स इन ए बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में कौन पार्टनर्स होते हैं? पहला बोल रहा है ड्रॉयर एंड ड्रॉई, फिर पेई, दोनों हो सकते हैं या कोई भी नहीं हो सकता। क्या कहा जाए, कौन हो सकता है? तो देखिए ड्रॉयर एंड ड्रॉई, जो पहला ऑप्शन दिया गया है वो कहता है कि ड्रॉयर जो है वो होता है जो बिल बनाता है, ठीक, और जो ड्रॉई को पे करना होता है, तो पेई जो है जिसको पेमेंट मिलनी होती है। ठीक है, तीनों का आपको मतलब समझ आया है, ड्रॉयर, ड्रॉई और पेई, तीनों का मतलब समझ आया आपको। तो यहाँ पे जो है आंसर आएगा कि बोथ ए और बी जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें ये तीनों पार्टी इन्वॉल्व होती हैं, ड्रॉयर, ड्रॉई और पेई, तीनों पार्टी इन्वॉल्व हो रही हैं, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी बोथ ए एंड बी। ए एंड बी मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि सेक्शन 16 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डिफाइन कर रहा है, क्या डिफाइन कर रहा है भाई? ये डिफाइन कर रहा है रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट, कंडीशनल एंडोर्समेंट, इंडोर्समेंट इन फुल और इंडोर्समेंट इन ब्लैंक। ठीक है, या फिर सारे के सारे। क्या कहना है आप लोगों का? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि सेक्शन जो 16 होता है वो स्पेशली जो डिफाइन करता है ये दो टाइप के एंडोर्समेंट, वो होते हैं एंडोर्समेंट ऑफ इन फुल एंड एंडोर्समेंट इन ब्लैंक। तो सेक्शन जो 16 है हमारा वो स्पेशली डिफाइन कर रहा है, डायरेक्ट है, एंडोर्समेंट इन फुल और एंडोर्समेंट इन ब्लैंक को। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो हमारा होने वाला है दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी को मार्क किया जाए, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। मार्क कर लीजिए सब लोग। सॉरी, मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे। व्हाट इज सेज? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि इफेक्ट ऑफ नॉन नेगोशिएबल क्रॉसिंग इज मेंशन्ड अंडर, कौन से सेक्शन में मेंशन किया गया है इफेक्ट ऑफ नॉन नेगोशिएबल क्रॉसिंग? तो इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा? क्या इसमें हम अपना पढ़े, हमने अपना पढ़ा था कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो एक्ट है वो 1881 के सेक्शन 130 में आता है। ठीक है, इसमें क्या डिफाइन किया जाता है कि सेक्शन नंबर कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है 1881 के सेक्शन 130 में नॉन नेगोशिएबल क्रॉसिंग का इफेक्ट बताया जाता है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो पर्सन चेक जो है रिसीव कर रहा है, ठीक है, उसको बेटर जो है टाइटल यानी कि अधिक जो है अधिकार मिलता है, उसको अधिक जो है अधिकार नहीं मिलता कि जितना जो ट्रांसफर करने के पास था, मतलब एक पर्सन जो चेक ट्रांसफर कर रहा है उसके पास ज्यादा अधिकार है इन कंपैरिजन टू जो चेक रिसीव कर रहा है। ठीक है, तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंडर सेक्शन 130 में ये बताया गया है। तो सिंपल वर्ड्स में कहा जाए
फिर से एक बार बता रही हूँ कि जो सिंपल वर्ड्स में कहा जाए कि अगर चेक पर नॉन नेगोशिएबल है, ठीक है, लिखा हो, तो वो ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन ट्रांसफरी को उससे ज्यादा लीगल राइट नहीं मिलेगा जितना ओरिजिनल जो होल्डर के पास था। करेक्ट? तो इसका जो सही जवाब है सेक्शन 130 मीन्स हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। सेक्शन नंबर बी को मार्क करें एज ए करेक्ट आंसर। फाइन, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, एक बार देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि ए रिसाइड्स एट हैदराबाद, बी एट कैलकाटा एंड सी एट दिल्ली। तो ए, बी और सी जो बीइंग टुगेदर एट इलाहाबाद, ये तीनों एक साथ थे इलाहाबाद में। बी और सी मेक ए जॉइंट प्रोमिसरी, ठीक है, नोट पेबल ऑन डिमांड एंड डिलीवर टू ए में स्यू बी एंड सी। ठीक है, तो क्या ए जो है वो स्यू कर सकता है बी एंड सी को? तो क्या कह रहे हैं कहाँ पर? ऑप्शन ए क्या कह रहा है? एट इलाहाबाद वेयर द कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस। ठीक है, ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि एट कैलकाटा वेयर बी रिजाइड, जहां बी रहता है। तो ऑप्शन सी कह रहा है कि दिल्ली में वेयर सी रिजाइड, और ऑप्शन डी कह रहा है कि हर जगह हो सकता है। ठीक है, तो क्या कहा जाए, क्या हो सकता है इसमें, बताइए। तो इसमें क्या है कि जो सिविल प्रोसीजर जो कोड है सीपीसी, उसके अंदर एक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सूट फाइल किया जा सकता है वहां पे जहां पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ हो। मान लीजिए जैसे कि इलाहाबाद में, क्योंकि इलाहाबाद में ये तीनों लोग एक साथ थे, दे वर बीइंग टुगेदर। ठीक है, इलाहाबाद में दे वर बीइंग टुगेदर, तो वहां पे ये कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, वहां पे हो सकता है। जहां पे डिफेंडेंट रिसाइड करता हो, मतलब डिफेंडेंट है बी और सी, बी कहाँ रिसाइड कर रहा था? बी हमारा जो है वो कर रहा था कैलकाटा में, एंड जो सी है वो दिल्ली में रहता है, तो वहां भी हो जाएगा। और तीसरा है कि जहां पे दूसरा डिफेंडेंट रिसाइड कर रहा हो, माने कि दिल्ली में जो सी कर रहा है बी कैलकाटा में कर रहा है, तो वहां भी हो सकता है, क्योंकि बी और सी ने इलाहाबाद में जॉइंट प्रॉमिसरी नोट बनवाया था। करेक्ट, और डिलीवर जो किया था इस इलाहाबाद में ही, इसलिए कॉज ऑफ एक्शन वहां अराइज हुआ। तो साथ ही उनके जो रेसिडेंस के प्लेसेस पर भी सूट फाइल हो सकता है। ठीक है, रेजिडेंट प्लेसेस उनके थे दिल्ली एंड कैलकाटा, तो इसलिए जो सही जवाब होगा वो होगा ऑल ऑफ द एबव, माने कि हर जगह कहीं भी ये हो सकता है, चाहे वो इलाहाबाद में हो जहाँ पे वो रिजाइड करते हैं, जहाँ पर रह रहे हैं, मीन्स कैलकाटा या दिल्ली, तो ये तीनों में से किसी भी जगह में हो सकता है। तो करेक्ट आंसर विल बी डी, दैट इज ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, मार्क करिए, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। देन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इट सेज, क्वेश्चन नंबर 21 इज सेइंग कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ठीक है, ऑप्शन एक बार गो थ्रू करिए, क्या ऑप्शंस दिए गए हैं ABCD। फर्स्ट ऑप्शन दिया है रिकवरी ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, रिकवरी ऑफ सीज्ड व्हीकल फ्रॉम RTO। थर्ड ऑप्शन सी है रिकवरी ऑफ द चेक अमाउंट इन केस चेक इशूड बाय द पेयर इज बाउंस्ड। ठीक है, ऑप्शन डी गया है कि नन ऑफ द एबव। तो इसमें क्या है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो 1881 का था, उसका सेक्शन 138 जो है वो चेक बाउंस केसेस से रिलेटेड है। ठीक है, अगर कोई भी पर्सन कोई चेक इशू करता है और वो इनसफिशिएंट फंड या इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से या किसी और रीजन से डिसऑनर या कह सकते हैं कि बाउंस हो जाता है, तो इशूअर के अगेंस्ट क्रिमिनल जो है वो लाइबिलिटी बनती है। कौन सी लाइबिलिटी बनती है? क्रिमिनल लाइबिलिटी बनती है जो इशू कर रहा है उसके अगेंस्ट। तो इस सेक्शन में आपको ये मेन ऑब्जेक्टिव बताया गया है कि चेक जो ट्रांजेक्शन में ट्रस्ट मेंटेन करता है। चेक क्या मेंटेन करता है कि एक ट्रस्ट मेंटेन करता है कि भाई मैंने उसको चेक दिया तो मीन्स पेमेंट होना चाहिए,
चेक शुड नॉट बी बाउंस, अगर वो बाउंस्ड है तो वो लीगली ऑफेंसिव माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा चेक बाउंस होने पर पेई को लीगल रेमेडी देना होता है कि क्यों बाउंस हुआ, क्या रीजन था। इसलिए सही इसका जो जवाब हम मार्क करने वाले हैं, सही आंसर विल बी द रिकवरी ऑफ द check amount in case check issued by the payer is bounced, means option C will be the right answer. Option C will be the right answer. ठीक है, मार्क करिए ऑप्शन नंबर सी, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो मूव किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक बार गो थ्रू कर लीजिए। देन वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 22. व्हाट इट सेज, क्वेश्चन नंबर 22 is saying कि check bouncing cases charged under section 138 of Negotiable Instruments Act is trailed by option 1 bank tribunal, option B consumer forum, option C magistrate court और option D क्या दिया है, सेशन कोर्ट। ठीक है, तो क्या होने वाला है इसका सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 22 में है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जो हमने अपनी लास्ट में 2 क्वेश्चंस में पढ़ा हुआ है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है वो 1881 के सेक्शन 138 के केसेस, यानी कि चेक बाउंस केसेस का ट्रायल जुडिशियल जो है मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जिसको हम कहते हैं JMFC या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के कोर्ट में होता है। फाइन, तो ये भी एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है, इसलिए इसका जो ट्रायल है वो मजिस्ट्रेट कोर्ट करती है, ना कि बैंक ट्रिब्यूनल या कंज्यूमर फोरम। ठीक है, इसका जो है ये मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंडर में जाता है। फाइन, तो इसका जो सही जवाब होने वाला है दैट विल बी मजिस्ट्रेट कोर्ट। मजिस्ट्रेट कोर्ट है हमारा ऑप्शन नंबर सी। मूव करते हैं ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, करेक्ट आंसर इज मजिस्ट्रेट कोर्ट, मार्क कर लीजिए। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ये क्या कह रहा है सुन लीजिए। ये पूछ रहा है कि अंडर द जीएसटी एक्ट कब आया था, 2017 में, तो विच सेक्शन डील्स विद लिवाई एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स। जीएसटी एक्ट 2017 के अंदर कौन सा सेक्शन है जो डील कर रहा है लिवाई एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स। 4 ऑप्शंस दिए हैं, सेक्शन 9, 7, 10, 11। तो बताइए जल्दी से कौन सा आंसर सही होने वाला है। तो जीएसटी एक्ट 2017 के सेक्शन 9 में जो है वो लिवाई एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स का प्रोविजन दिया गया है इसमें। ठीक है, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग इस सेक्शन में क्या कहा गया है कि जो जीएसटी गुड्स हैं और सर्विसेज पर लिवाई लगाया जाता है, मीन्स लिवाई किया जाता है। ठीक है, और जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उसको कलेक्ट करती है, गवर्नमेंट जीएसटी को कलेक्ट करती है, टैक्स रेट भी प्रोविजन के थ्रू एप्लीकेबल होता है। करेक्ट, जो टैक्स रेट है वो भी प्रोविजन के थ्रू इसमें एप्लीकेबल है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा मीन सेक्शन नंबर 9 जो डिफाइन करता है लिवाई एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स का। ओके, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। आंसर है हमारा ए, मार्क कर लीजिए। आंसर ए सेक्शन 9 इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट, तो मूव किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इट सेज। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 pertains to taxation of capital gains, pertains to taxation of capital gains। 4 ऑप्शंस दिए हैं, सेक्शन 45, सेक्शन 47, सेक्शन 48 एंड सेक्शन 49। ठीक है, इसका क्या होने वाला है आंसर, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। तो इनकम टैक्स जो है एक्ट 1961 का है, इसमें सेक्शन जो 45 है उसको हम देखते हैं कि सेक्शन 45 के अंदर कैपिटल गेन की टैक्सेशन से रिलेटेड है। ठीक है,
इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर कोई कैपिटल एसेट जैसे कि लैंड हो गया, आपका बिल्डिंग हो गया, शेयर्स हो गया, या कुछ भी इससे रिलेटेड जो भी आपका कैपिटल एसेट होता है ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है, तो उस पर जो प्रॉफिट होता है उसे कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं, ठीक है, और वो टैक्सेबल होता है, मींस उसमें जो है टैक्स एप्लीकेबल होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये सेक्शन 45 होगा, जिसके अंडर ये कैपिटल गेन का टैक्सेशन आता है, ठीक है। तो आंसर इसका होगा, मार्क करिए, सेक्शन 45, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। देखते हैं ऑप्शन ए, ठीक है, मार्क करिए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25? 25 कुछ क्वेश्चन है, वो कह रहा है, पूछ रहा है, क्वेश्चन कह कैसे सकता है भाई, वो तो पूछ ही सकता है ना। क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच सेक्शन ऑफ द जीएसटी एक्ट 2017 डिफाइंस द टाइम ऑफ सप्लाई। कौन सा जीएसटी एक्ट है 2017 में जो डिफाइन कर रहा है टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, सेक्शन 12, सेक्शन 13, सेक्शन 14, 15, ठीक है, 4 ऑप्शंस यू हैव गिवन। तो इसमें से क्या होगा, आइए देखते हैं कि जो जीएसटी एक्ट है 2017 में, उसमें टाइम ऑफ सप्लाई कौन से सेक्शन में डिफाइन है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग जो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कि सेक्शन 12, तो सेक्शन 12 क्या कह रहा है, सेक्शन 12 है, रिलेटेड है ये टाइम्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेक्शन नंबर 12 जो है वो रिलेट करता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स से, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन सेक्शन नंबर 13, ये क्या डिफाइन कर रहा है, ये रिलेट करता है, ये बताता है कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ठीक है। जो सेक्शन नंबर 13 है वो बता रहा है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज से रिलेटेड। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 14, ये इसके अंदर क्या आता है कि स्पेशल जो प्रोविजंस है फॉर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, मींस गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड, फाइन। सेक्शन नंबर 15 है, ये बताता है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई, फाइन, वैल्यू ऑफ सप्लाई के रिलेटेड इस सेक्शन नंबर 15 के अंदर आता है। तो यहाँ पे जो पूछा गया है हमसे, क्या पूछा गया था कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, तो टाइम ऑफ सप्लाई किसके अंदर क्या आया है, टाइम ऑफ सप्लाई आया है हमारे सेक्शन नंबर 12, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो मार्क करिए, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आज के ये 25 क्वेश्चंस खत्म हुए, मिलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस करेंगे, हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए, हो सकता है कम भी हो जाए, बट टारगेट हमारा है एक दिन में 25 लेके चलिए। अभी थोड़ा टाइम है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए तो आपके माइंड को रिकॉल करने में ईजी रहेगा। एक साथ सारा पढ़ लेंगे तो सब मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है। 25 आंसर्स हैं, 25 क्वेश्चंस हैं, इनको गो थ्रू करिए, थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेनेशन है उसको ध्यान से सुनिए, रिकॉल करने की कोशिश करिए, रिलेट करिए, कैसे किसको याद रख सकते हैं उसके ट्रिक्स बनाइए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास होगा आपका नेक्स्ट डे। तो तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, स्टे ट्यून्ड।